Good morning, children. Today we are going to read Unit 8A, the Nobel Peace Prize. So बच्चों, आप घबराइए नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैडम 4A 4B के बाद हम सीधे 8A में कैसे जंप कर गए। सो एक्चुअली आपका सिलेबस जो है वो कोरोना के चलते, क्योंकि आपके स्कूल्स बंद हैं, तो इसलिए उस सिलेबस को छोटा कर दिया गया, कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है अभी इस ईयर में सिलेबस से। ओके, तो इसलिए हम लोग अभी 8A को करेंगे। ओके एंड लेट्स रीड। सो हमें इसमें पढ़ना है द नोबेल पीस प्राइज़। और इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में पढ़ें, सबसे पहले समझते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ होता क्या है। नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो बहुत सारे मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। अगर किसी को नोबेल प्राइज़ मिल रहा है तो मीन्स उसको बोलिए कि बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा अवार्ड मिला हो उसको। नोबेल प्राइज़ अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और नोबेल का पीस प्राइज़ अगर मिला है तो सच में वो आदमी बहुत महान है। सो ये दुनिया में किसी भी दुनिया भर के लोगों में से किसी को भी दिया जा सकता है जो कि अपने कंट्री के लिए पीस और हारमनी का बहुत सारा काम किए हों, ठीक है, या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इस लेसन में हम लोग ऐसे ही कुछ नोबेल पीस प्राइज़ विनर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनको कि नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि नोबेल प्राइज़ जो है वो क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। हम लोग पहले टेक्स्ट को समझते हैं एंड इट इज़, लेट्स रीड फर्स्ट। चलिए पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। Nobel prizes are given each year in 6 subject areas, namely physics, chemistry, medicine, literature, peace, and economics. The prizes honor people around the globe who have done outstanding work in one of these areas and are named after Alfred Nobel, a Swedish scientist who invented the explosive called dynamite. The invention made him rich and he decided to use the money to honor people who help humankind in some way. Sometimes 2 or 3 people share a prize. The first Nobel Prize were handed out on December 10, 1901, exactly 5 years after Alfred Nobel's death. ओके, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नोबेल प्राइजेज होते क्या हैं। नोबेल प्राइज़ जो हैं वो 6 सब्जेक्ट एरियाज़ के में दिए जाते हैं, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। और ये जो प्राइज़ है वो ऐसे लोगों को पूरे के पूरे ग्लोब में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है जो कि अपने एरिया में बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किए रहते हैं। और देर आफ्टर जो कि और इस नॉवेल का मीन्स इस प्राइज़ का नाम जो है वो अल्फ्रेड नोबेल से पड़ा है, ठीक है, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे और जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। ये इन्वेंशन उनके लिए बहुत सारा पैसा लेके आया, यानी इनसे वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं इनसे क्या करूँगा, इन सारे पैसों से ऐसे लोगों की मदद करूँगा जो कि मानवता के लिए बहुत सारा कार्य किए हों, ठीक है। देन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो एक प्राइज़ 2 लोगों से वो शेयर करते हैं, यानी 1 साल का नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को भी, किसी एक क्षेत्र में 2 लोगों को भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो पहला नोबेल प्राइज़ जो है वो 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को दिया गया था, और जो कि अल्फ्रेड नोबेल के एग्जैक्टली 5 ईयर्स के बाद था, और अल्फ्रेड नोबेल के डेथ के 5 ईयर्स के बाद था। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि कौन से ऐसे कुछ ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में जिनको कि नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। द फर्स्ट इज कैलाश सत्यार्थी। द नोबेल पीस प्राइज 2014 for the work done by him in the field of children's right and education. He shared the prize with a Pakistani girl, Malala Yousafzai, who has been fighting for girls' education. Kailash Satyarthi is a human rights activist from India who is leading a global a movement to end child slavery and exploitation since 1990.
when he gave up his career as an electrical engineer. Kailash Satyarthi, though his world famous organization Bachpan Bachao Andolan has freed more than 83,000 children from exploitation and developed a plan for their education and rehabilitation. Since his childhood, Kailash had always questioned the wrong and unjust. As a young child of 5 years, he was deeply disturbed when he saw a small boy working with his cobbler father shining shoes at the school gate on the first day of school. He could not understand why some children were different from him. It did not take Kailash much time to understand the difference between his life and that of the cobbler's son. So, Kailash always felt that all children are born equal and therefore have the right to lead a good life. During his school days, public schooling was not free. With the help of a few like-minded friends, Kailash started a football club and then put up snack stalls at fetes and fairs to raise money for the children who were unable to attend school. Later, he started book donation drive, which led to the concept of book bank, an initiative to provide school books to children who couldn't afford them. To raise a voice against the prevalent social evil of untouchability, Kailash dropped his family name and adopted Satyarthi. He has done tremendous work in the field of child labor, illiteracy, and poverty. His organization has saved thousands of children from trafficking and slavery in India. Fighting for the rights of such children, Kailash had to face many hardships. He was harassed, tortured, and beaten many times while rescuing the child laborers and trafficked children. But he never lost courage. His mission of creating a child friendly world shows in the creation of hundreds of child friendly villages of Bal Mitra Grams, BMGs in India and Nepal as safe and peaceful habitats for children who have been withdrawn from work and enrolled in a school. These villages follow democratic principles strictly, and children's views are respected in the village decision making process. A children's parliament work in close cooperation under the village panchayat to look into the problem of the children. These villages have no cases of child marriages and child exploitation. Kailash has donated the entire Nobel Prize money for the advancement of the rights of children. He has also handed over his Nobel medal to the President of India, dedicating it to his motherland and its great people. So, this is the description of Kailash Satyarthi. Let's try to understand who Kailash Satyarthi is. Kailash Satyarthi कौन है, चलिए इनके बारे में समझते हैं. तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल का पीस प्राइज़ मिला था, क्योंकि उन्होंने बच्चों के राइट्स, उनके अधिकार और एजुकेशन के लिए जो उन्होंने कार्य किया था उसके लिए उन्हें मिला था. साथ ही साथ उन्होंने ये अवार्ड जो है वो पाकिस्तानी गर्ल मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था. यानी उनको भी, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ 2014 एक साथ मिला था. और मलाला यूसुफजई को ये इसलिए मिला था क्योंकि वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी दिनों से फ़ाइट कर रही थी और यह बहुत बड़ी बात थी. ठीक है. सो कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो इंडिया में उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स स्टार्ट किए हैं जिससे कि बच्चों की जो स्लेवरी होती है, यानी बच्चों को गुलाम बनाया जाना, उनके खिलाफ जो शोषण होते हैं, वो 1980 से इस पे काम करते आ रहे हैं. और उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वो करियर था उनका,
जॉब था उसको छोड़ के वो बच्चों के शोषण और उनके जो उन पे अत्याचार होते हैं उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसमें कि उन्होंने 83,000 चिल्ड्रन को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का काम किया। और साथ ही साथ ऐसा ही नहीं, उन सभी को एक प्रॉपर एजुकेशन और उनके पुनर्वास के लिए, उनके डेवलपमेंट के भी काम उन्होंने किए। तो आइए चलते हैं कि समझते हैं कुछ कैलाश सत्यार्थी के बारे में। ठीक है, तो वो बहुत बचपन से ही कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो, उनको अन्याय और अत्याचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, और जब वो बहुत छोटे थे, जब वो 5 साल के थे, तो बहुत उनको वो घबरा गए थे, वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे कि जब उन्होंने देखा कि एक कॉबलर है और उसका एक बेटा है, और कॉबलर के जो फादर हैं वो स्कूल गेट पे बच्चों की शूज़ को शाइन करते हैं, मीन्स उनमें पॉलिश करते हैं। और वो बच्चा हमेशा वहाँ बैठा रहता था, जबकि कैलाश सत्यार्थी और बाकी बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते थे। तो उनको समझ में नहीं आता था कि जब भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया तो इतने सारे डिफरेंसेस हमारी सोसाइटी में क्यों हैं। ठीक है, और ये सारे चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि बहुत शुरू से ही कैलाश सत्यार्थी बच्चों के लिए सोचते थे, और ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन काइंड, मानवता के लिए उनकी भावना जो है वो बहुत बचपन से ही थी। तो कैलाश सत्यार्थी को हमेशा ही ऐसा लगता था कि सभी बच्चे एक हैं और सब एक जैसे ही पैदा हुए हैं। सो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब वो अपने स्कूल डेज में थे तभी से उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने सोचा जिनके पास बुक्स नहीं हैं, उन्होंने बुक बैंक बनवाया। ठीक है, एक फुटबॉल क्लब भी बनवाया जहाँ पे वो स्नैक्स के स्टॉल लगाते थे, फीड्स और फेयर्स यानी मेले वगैरह लगाते थे, और उनसे जो उनको कमाई होती थी वो ऐसे बच्चों की मदद करते थे उन पैसों से जो कि स्कूल नहीं जा पाते या फिर जिनके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं हैं। बुक बैंक से उनको बुक्स भी प्रोवाइड किया जाता था। उन्होंने बहुत सारे और भी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, जैसे अनटचेबिलिटी। और इस कारण से उन्होंने क्या किया, अपना सरनेम छोड़ दिया और सत्यार्थी सरनेम को जोड़ लिया। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर, इलिटरेसी और पॉवर्टी जो है, इन सभी के लिए, इन सभी की रोकथाम के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी जो होती है उससे भी बहुत सारे बच्चों को आज़ादी दिलाई। इस कारण इन सारे कामों के लिए उनको बहुत बार बहुत कुछ सहना पड़ा। बहुत लोगों ने उनको हरास किया, बहुत बार उनकी पिटाई भी की गई, यानी इतने सारे चीज़ें उनके साथ हुई, फिर भी उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारा और वो साहस के साथ लगे रहे अपने मिशन में। इसके साथ साथ एक और चीज़ है उनके बारे में जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बाल मित्र ग्राम्स भी उन्होंने बनाया है, जो कि इंडिया और नेपाल में है, जहाँ पे एक ऐसा गांव है जो कि आइदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर कहीं से छुड़ाए हुए बच्चों को रखा जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको स्कूल में एनरोल भी किया जाता है। और ये इस गांव की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये गांव जो है वो सब कुछ बच्चों के हिसाब से चलता है, यानी बच्चों के विचार वहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों का अपना पार्लियामेंट है जहाँ पे बच्चे बहुत कॉपरेशन के साथ रहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए पंचायत भी लगाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे गांव हैं जहाँ पे कोई भी केस चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का नहीं है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल का पीस प्राइज़ क्यों मिला होगा। उन्होंने जब यह अवार्ड प्राप्त किया तो वो उस अवार्ड को अपने प्रेसिडेंट को दे दिए। ठीक है, और उसकी मनी को जो है, यानी जो पैसे उनको मिले थे, वो भी बच्चों के उत्थान के लिए लगा दिया। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट मदर टेरेसा, वन मोर ग्रेट ह्यूमन बीइंग।
that is Nobel Mother Teresa, Nobel Peace Prize awardee 1973 for bringing help to suffering humanity. Agnes Boksha or Mother Teresa 1910 to 1997 was a Roman Catholic nun who devoted her life to serve the poor and destitute around the world. Mother Teresa was born in 1910 in Skopje, capital of Republic of Macedonia. She chose her vocation at the young age of 12. In 1928, she joined a convent and was sent to Dublin's Laurette Abbey. At the age of 18, she was given permission to join a group of nuns in Ireland. After a few months of trainings with the Sisters of Loreto, she was then given permission to travel to India. On her arrival in India, she began by working as a teacher. However, the widespread poverty of Calcutta made a deep impression on her, and this led to her starting a new organization called the Missionaries of Charity. The primary objective of this mission was to look after people who nobody else was prepared to look after. In 1948, she left the convent to live full time among the poorest of Kolkata. In 1952, she opened her first home for the dying, which allowed people to die with dignity. Mother Teresa often spent time with those who were dying. She renamed Kali Ghat as the home of the pure heart, Nirmal Hriday. Teresa opened a home for those suffering from leprosy and called the hospice Santinagar, City of Peace. The missionaries of charity and also established several leprosy outreach clinics throughout Calcutta, providing medication, bandages, and food. As the missionaries of charity took in increasing number of lost children, Mother Teresa felt the need to create a home for them. In 1955, she opened the Nirmal Shishu Bhavan, the children's home of the Immaculate Heart, as a heaven for orphans and homeless youth. Teresa had first been recognized by the Indian government when she was awarded the Padma Shri in 1962 and the Jawaharlal Nehru Award for International Understanding in 1969. She continued to receive major Indian awards in subsequent years, including highest civilian award of India, the Bharat Ratna in 1980. So let's know about Mother Teresa. Mother Teresa got the Nobel Prize. Mother Teresa को नोबेल प्राइज जो है नोबेल का पीस प्राइज 1973 में मिला था और ऐसा इसलिए मिला था उनको यह अवार्ड क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए जो बहुत सारे लोगों के सफरिंग्स को उन्होंने समझा उनको बहुत सारा रिलीफ दिया तो एग्नेस बॉक्शा मदर टेरेसा का नाम है ठीक है और वो रोमन कैथोलिक थी उन्होंने पूरी लाइफ को अपने गरीबों के लिए और जिनका कोई नहीं है उनके प्रति समर्पित कर दिया 1910 में इनका बर्थ हुआ था ठीक है मैकेडोनिया में रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया एंड देर आफ्टर 1928 उन्होंने कन्वेंट डबलिन्स के लोरेंटो एब में ज्वाइन किया 18 इयर्स की जब वो हुई तो उन्होंने आयरलैंड के नन्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया उनको परमिशन मिल गई और कुछ मंथ्स के ट्रेनिंग के बाद वो उनको परमिशन मिल गया कि यस आप इंडिया में भी ट्रैवल कर सकते हो यहाँ इंडिया आने के बाद वो सबसे पहले एक टीचर के रूप में काम की देर आफ्टर जब वो कोलकाता आई तो यहाँ के जो पॉवर्टी यहाँ की गरीबी और यहाँ के गरीब लोगों को देख के उनका पूरा मिशन ही चेंज हो गया और वो एक बहुत नया सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसका नाम है द मिशनरीज ऑफ चैरिटी और यह संस्था जो है वो ऐसे लोगों की देखभाल करती है जिनका कोई नहीं है देर आफ्टर 1948 में उन्होंने कन्वेंट को छोड़ दिया और पूरी तरह से अपने आप को कलकत्ता के पुअर पीपल के सेवा के लिए लगा दिया 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय
यानी होम ऑफ प्योर हार्ट नाम की एक संस्था को स्टार्ट किया, जहाँ पे ऐसे लोगों को, मीन्स जो लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए खोला गया कि ताकि वो सम्मान से मर सके। आप जानते हो बच्चों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कभी भी कहीं भी उनकी डेथ हो जाती है। तो इतनी डीप थिंकिंग रखती थी मदर टेरेसा कि उनको भी मृत्यु के लिए उन्होंने एक ऐसा घर खोला कि जहाँ पे लोग आके आराम से मर सके, यानी वो सड़कों पे ना मरे, कहीं एक घर पे रहें और वहाँ उनकी डेथ हो। ओके, सो टू डाई इन डिग्निटी डिग्निटी। तो मदर टेरेसा ने साथ ही साथ कुष्ठ रोगियों के लिए भी बहुत सारा काम किया उन्होंने। वहाँ पे भी एक होम खोला उनके लिए शांति नगर में। ठीक है, शांति नगर कहा गया। देर आफ्टर उनको बैंडेज और फूड की सुविधा वहाँ पे मिली। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो हैं वो बहुत सारे जो बच्चे खो गए हैं और जिनका कोई घर नहीं है, ठीक है, उनके लिए उन्होंने घर बनवाया। 1955 में निर्मल शिशु भवन, ऐसा ही ये जगह, यही घर बनाया जहाँ पे जो बच्चे होमलेस हो गए हैं उनको घर मिल सके, इसके लिए। ठीक है, देन इनके इतने सारे वर्क को इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बाद में रिकॉग्नाइज किया, बहुत बाद में जाना समझा, और 1962 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। देर आफ्टर इन 1969 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इनको भी मिला। और सबसे बड़ा अवार्ड, हमारे देश का बहुत बड़ा अवार्ड, भारत रत्न, उनको 1980 में मिला। ठीक है, सो चलिए अब समझते हैं हम लोग आगे 14th दलाई लामा के बारे में। A Nobel Peace Prize 1989 awardee for his efforts to end Chinese dominance in Tibet. The 14th Dalai Lama was born in Tenzin Gastu in Shanghai province in China in 1935. He was of Tibetan parentage, and Tibetan monks visited him when he was 3 and announced him to be the reincarnation of the late 13th Dalai Lama. At age 5, Tenzin Gyatso was taken to the Tibetan capital of Lhasa, installed as the leader installed as the leader of Tibetan Buddhism. In October 1950, Chinese communist force invaded and captured Tibet. The young Dalai Lama appealed to the United Nations for support, but his entreaties were denied. In 1951, a Tibetan Chinese peace agreement was signed in which the nation became a national autonomous region of China, supposedly under the rule of Dalai Lama, but actually under the control of Chinese Communist Commission. After years of protest in Tibet, a full-scale revolt broke out in March 1959, and the Dalai Lama fled with 1 lakh other Tibetans as Chinese troops tried to stop the revolts. He began an exile in India, settling Dharamsala in the Himalayan foothills, where he established a democratically based shadow Tibetan government. Back in Tibet, the Chinese adopted brutal measures against against the Tibetans. Thousands of monasteries were destroyed. From his base at Dharamsala, the Dham, he began an exile in India, settling at Dharamsala in the Himalayan foothills, where he established a democratically based shadow uh, Tibetan government. Back in Tibet, the Chinese adopted brutal measures against the Tibetan. Thousands of monasteries were destroyed. Okay, so from his base at Dhamshala, the Dalai Lama traveled the world successfully, drawing attention of others and countries to the continuing Chinese suppression of the Tibetan people. Major anti-Chinese riot broke out in Lhasa in 1987, and in 1988 China declared martial law in the region. Seeking peace, the Dalai Lama
dropped his demand for Tibetan independence and called for a true self-governing Tibet. China rejected the offer, and the following year, the Dalai Lama got the Nobel Prize for Peace. After more than 4 decades of exile, the Dalai Lama continues to travel, publicizing the Tibetan cause. So, दलाई लामा जो हैं उनको 1889 में नोबेल का पीस प्राइज़ मिला था, क्योंकि उन्होंने चाइनीज़ डोमिनेंस, जो तिब्बत में चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा था, उनका उसका वर्चस्व बढ़ रहा था, उसके खिलाफ बहुत सारे कार्य किए थे। 14th दलाई लामा जो है वो तेंजिन ग्यास्टो के नाम से चाइना में संघाई प्रोविंस में जन्म लिए थे इन 1935। उनके पेरेंट्स जो हैं वो तिब्बत से थे, और इसलिए तिब्बत के जो मॉन्क्स थे वो उनके यहाँ विज़िट किए, उनके यहाँ आए जब वो 3 साल के थे, और उनको अनाउंस कर दिया गया, और ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि दलाई लामा जो हैं वो अवतार हैं 13th दलाई लामा के, ठीक है। लेट 13th दलाई लामा का रीइंकार्नेशन है, यानी उनका पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है। और जब वो 5 साल के थे तो तेंजिन ग्यास्टो यानी दलाई लामा को तिब्बतियन कैपिटल ले आया गया, लासा, और जहाँ उनको तिब्बतियन बुद्धिस्ट का लीडर बना दिया गया। एंड 1950 की बात है ये, जब चाइना ने अपना वर्चस्व तिब्बत में बढ़ा दिया, और यंग दलाई लामा जो है वो यूनाइटेड नेशन से प्रार्थना किए कि वो सपोर्ट करे और चाइना को तिब्बत से बाहर निकाले, यानी चाइनीज़ डोमिनेंस को ख़त्म करें। बट ये उनका रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया। दरअफ्टर 1951 में एक तिब्बतियन चाइनीज़ पीस एग्रीमेंट हुआ, उस पर साइन किया गया। एंड उस वो रूल ऐसा था कि दलाई लामा उस जगह को रूल करने वाले थे, बट एक्चुअल पावर जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट कमीशन को था, यानी चाइना जो है एक्चुअल में वहाँ राज कर रहा था। बस ऐसे ही लीडर बताया जा रहा था, ऐसे ही सबसे हेड बताया जा रहा था दलाई लामा को चाइना तिब्बत का, बट एक्चुअल पावर जो है पूरी चाइना के पास थी। बहुत साल तक दलाई लामा इसका प्रोटेस्ट करते रहे, और बहुत मेहनत के बाद इन मार्च 1959 में वो 1000 तिब्बतियन के साथ भाग गए वहाँ से, ठीक है। एंड चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं, चाइनीज़ के ट्रूप्स यानी उनके जो सैनिक हैं, वो उनके इस विरोध को बहुत कोशिश किए दबाने का। एंड देर आफ्टर इंडिया में दलाई लामा आए, और वो धर्मशाला जो कि हिमालय के फुट हिल्स में है, वहाँ आके उन्होंने अपना शरण लिया, और देर आफ्टर वो अपने देश को आज़ाद कराने का बहुत सारा प्रयास वहीं से रह के करने लगे, ठीक है। चाइनीज़ लोगों मीन्स चाइना ने उनके बहुत सारे चाइना में तिब्बत में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस किए, बहुत सारे मॉन्टेसरीज वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया, और तिब्बतियंस पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए। धर्मशाला से ही उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया, और अपने देश की समस्या की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि कैसे चाइना जो है वो तिब्बतियन पीपल पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, उन पे राज कर रहा है। एंड 1887 में एंटी चाइनीज़ राइट हुआ, ठीक है, यानी चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा दंगा हुआ। एंड इन 1988 चाइना जो है वहाँ पे पूरे के पूरे तिब्बत में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दी गई, ठीक है, यानी पूरे सेना का राज हो गया तिब्बत में, चाइनीज़ सेना का। देन सीकिंग पीस द दलाई लामा ड्रॉप्ड हिज डिमांड। देर आफ्टर अब उन्होंने दलाई लामा ने एक और प्रयास किया कि उन्होंने अपनी आज़ादी का प्लान छोड़ दिया, ठीक है, और चाइना से अब वो ये डिमांड करने लगे कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें अपनी तिब्बत की गवर्नमेंट बनानी है, यानी हमारी सरकार होगी पूरे के पूरे तिब्बत में, यानी फुल इंडिपेंडेंस चाहिए उनको, जो कि बेस्ड होगी तिब्बत का ही पर्सन तिब्बत पे
राज करे, किसी और का कंट्रोल ना रहे, ठीक है। पर चाइना ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। thereafter उसके नेक्स्ट ईयर दलाई लामा को पीस प्राइज मिला, नोबेल का पीस प्राइज। एंड यू कैन सी दैट मोर देन 4 decades यानी 40 years के एग्जाइल में वो पूरे 40 सालों से अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते आ रहे हैं, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड का ध्यान जो है वो अपने देश की समस्या की ओर झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दलाई लामा। वी हैव सम वर्ड्स ओवर हियर, यू कैन सी that awardees means people who get awards, यानी जिनको अवार्ड मिलता है। then exploitation means शोषण, as I said। then rehabilitation, that is treating exploitation means treating someone unfairly in order to benefit from their work। rehabilitation एक्चुअली होगा, वहाँ पे rehabilitation लिखाया है, that is पुनर्वास, to restore to former or unusual state। illiteracy means निरक्षरता, the state of being unable to read or write। slavery, same, the state of working without being paid। gulami, okay। triggered, caused an event to happen, यानी कोई भी इवेंट को होना। empowerment, to give someone the power to do something, किसी भी चीज़ को करने के लिए पावर देना। then inflicted, applied और impose, किसी भी चीज़ में थोपना या फिर लागू करना। then treason, that is betrayal। then autonomous, having the freedom to act independently, ठीक है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना। brutal, harsh, unpleasant और harsh, बहुत क्रूर, बर्बरता। publicizing, that is make something widely known, यानी वाइडली कोई भी चीज़ को बहुत बृहद रूप से पता करवाना, ओके, और या फिर पता होना बहुत वाइडली। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज द नोबेल पीस प्राइज। आई होप आप इन सभी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। सो थैंक यू।